ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यन की बात पर आश्चर्य होते हुए कार चला रही अनिका ने आर्यन की ओर देखकर कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ कि तुम स्कूल जाना नहीं चाहते? क्या किसी टीचर ने तुम्हें डांटा या स्कूल के किसी बच्चे ने तुम्हें बुल्ली किया है? मुझे अभी बताओ, मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखा दूंगी। आर्यन नाराज होकर विंडो से बाहर दिखने लगा और फिर अचानक ही अनिका की ओर मुड़कर कहने लगा, क्या स्कूल जाते सारे बच्चे का IQ इतना कम होता है? आज स्कूल में हमें हेयर एंड टॉर्टॉइज की कहानी सुनाई और फिर टीचर ने सारे बच्चों से पूछा कि इस कहानी में तुम क्या बनना चाहते हो, हेयर या टर्टवाइज? कुछ बच्चों ने कहा कि मैं हेयर बनना चाहता हूँ, तो कुछ ने कहा कि मैं टर्टवाइज बनना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता, जब भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो यह हेयर या टर्टवाइज क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए कहता हूँ कि मेरे स्कूल के सारे बच्चे स्टूपिड हैं, मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता। आर्यन की कंप्लेन पर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे कैसे समझाए। थोड़ी देर सोचने के बाद अनिका ने आर्यन से कहा, अक्सर कहानियों में जो कहा जाता है उससे इंसान को सीख लेनी होती है कि उन्हें जिंदगी में उस कहानी का कौन सा किरदार निभाकर अपना रोल मॉडल बनना है। मगर कहीं न कहीं आर्यन काफी प्रैक्टिकल था, इसलिए आर्यन ने कहा, हमें किसी को रोल मॉडल बनाने में अच्छा यह होगा कि बच्चों को यह सिखाया जाए कि जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। मुस्कुराती हुई अनिका ने आर्यन के सर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए आर्यन से पूछा, क्या तुम्हारे स्कूल के सभी बच्चे तुम्हें स्टूपिड लगते हैं? कोई ऐसा बच्चा नहीं जो तुम्हें अच्छा लगता हो? आर्यन ने कुछ देर खिड़की से बाहर देखा, तभी अचानक आर्यन के सामने नन्ही सी पिंकी की तस्वीर आने लगी। पिंकी की वह शॉर्ट और धीमी आवाज और हमेशा बाकी बच्चों से अलग रहने वाली पिंकी के बारे में सोचते ही आर्यन की आंखें चमक उठी। अनिका की ओर देखकर आर्यन ने कहा, मॉम, क्या किसी बच्चे को अगर मैंगो की एलर्जी हो और वह गलती से मैंगो खा ले तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता? आर्यन के मासूम से सवाल का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वक्त पर दवाई दी जाए और सही इलाज किया जाए तो कुछ ही वक्त में एलर्जी के सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। आर्यन फिर से सोच में पड़ गया था। आर्यन जानना चाहता था कि उसकी मॉम एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और अगर अनिका ने कही हुई बात सच थी तो फिर क्या वजह हो सकती थी कि आज पिंकी स्कूल नहीं आई थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद कार मल्होत्रा हाउस में दाखिल हुई। जब अनिका ने कार पार्क की तब आर्यन गाड़ी से उतरकर चुपचाप अपनी मॉम के लिए वेट करने लगा। अनिका जैसे ही कार से उतरने वाली थी, अनिका ने फोन पर रोहित मारवा का मैसेज फ्लैश होने लगा। रोहित ने मैसेज में लिखा था, क्या तुम आज मेरे बेटे को देखने हॉस्पिटल आओगी? अनिका मैसेज पढ़कर चौंक गई। रिया को साधारण स्टमक फ्लू हुआ था और अनिका ने उसे दवाई भी दे दी थी। अब तक तो रिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए था। इस वक्त रोहित और रिया को अपने घर पर होना चाहिए था, फिर अब तक रिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों नहीं मिला था? अनिका ने रोहित को मैसेज का जवाब देते हुए कहा, आपका बेटा अब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। रोहित के मैसेज का रिप्लाई करके अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और मल्होत्रा हाउस के अंदर चली गई। अगले दिन सुबह कामनी और प्रीति को इंटरव्यू के लिए जाना था। रात के 9 बज चुके थे। कामनी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के ठीक सामने एक होटल में एक छोटा सा कमरा बुक करवाया था। कमरे के अंदर एक डबल बेड था। हालांकि डबल बेड पर 2 लोगों के सोने की जगह थी, मगर कामनी ने बहाना बनाकर प्रीति से कहा कि उसे कभी किसी के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए वह बेड पर अकेले ही सोना चाहेगी। प्रीति ने और कोई चॉइस न होने की वजह से अपना बिस्तर बेड के नीचे विंडो के पास बिछा दिया। आज डॉक्टर सक्सेना के साथ जो कुछ भी बात हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक कामनी अपने दोस्तों के साथ लगातार कॉल पर अपनी कामयाबी के बारे में बात कर रही थी। दोस्तों के साथ बात करते हुए कामनी ने खाना भी खाया और अपने नाखून पर नेल पॉलिश भी लगाई।
इसके बाद कामनी ने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाया। वहाँ कोने में राइटिंग टेबल पर बैठकर प्रीति आने वाली इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। प्रीति ने सोच लिया था कि किसी भी तरह से उसे उस इंटरव्यू में पास होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में इस साल एडमिशन लेना था। जब कामनी ने अपनी नेल पेंट करना खत्म किया तब वह बड़े ही आराम से अपने बेड पर लेट गई और अपने दोनों हाथों से तकिए के ऊपर रख दिया। प्रीति को इस तरह पढ़ाई करते हुए देखकर अचानक ही बेड पर लेटी हुई कामनी जोर जोर से हंसने लगी। कामनी ने प्रीति से पूछा, अभी गद्धों की तरह मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हें एक बात बताओ कि किस प्रोफेसर ने तुम्हें अप्लाई किया है? प्रीति ने कामनी की बात का जवाब नहीं दिया। कामनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रीति से पूछा, क्या तुम डॉक्टर शालिनी के अंडर अप्लाई करना चाहती हो? वह इसी साल कॉलेज की प्रोफेसर बनी है और हाँ, वह काफी एक्सपीरियंस्ड है। अगर तुम्हारे मार्क्स को देखते हुए तुम्हारे लिए वही सही रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने उसके अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने की एप्लीकेशन भेजी होगी। ऐसी जगह पर तुम्हारे चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। हाँ, यह जरूर है कि इन एक्सपीरियंस प्रोफेसर के अंदर अगर तुम्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, मगर हाँ, कहने के लिए तुम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जाओगी, वह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज से। छोटी हॉस्पिटल में जॉब तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही कामनी ने प्रीति को यह बातें कही, कामनी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन फ्लैश होने लगा। कॉलेज के एडमिशन प्रोसीजर इंटरव्यू की नोटिस आ गई थी। कामनी ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए अपने नेल पेंट पिघल न जाए इसका ख्याल रखते हुए फोन को बिस्तर से उठाया और नोटिफिकेशन पे टैप किया। कामनी को कॉलेज से मैसेज आया था। ठीक उसी वक्त प्रीति के मोबाइल पर भी कॉलेज इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आया था। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन पाने के लिए हर स्टूडेंट को पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम देनी होती है और उसके बाद इंटरव्यू। हर बच्चे को अपने मेंटर के साथ कांटेक्ट करना होता था, जिससे इंटरव्यू में आसानी हो। इसका मतलब साफ था कि अगर पहले से कामनी और डॉक्टर सक्सेना का रेपो अच्छा बन गया था, तब तो इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है और इसलिए कामनी बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। प्रीति और कामनी दोनों की इंटरव्यू डेट एक ही दिन थी। सभी बच्चों ने इंटरव्यू हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर कर देता कि इस साल किन बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ मेडिकल स्टडीज में दाखिला मिला है। एक बार इंटरव्यू पास करने के बाद कामनी यही दिल्ली में रह जाती, क्योंकि हर स्टूडेंट जिसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता उसे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी हॉस्पिटल में एज एन इंटर्न काम करना होता है। प्रीति ने सोच लिया था कि अगर उसका इस साल दाखिला नहीं भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब भी वह दिल्ली छोड़कर नहीं जाएगी। दिल्ली देश के एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च के लिए मशहूर थी। दिल्ली में बाकी शहरों के मुकाबले काफी एडवांस इक्विपमेंट भी मौजूद थे और इसीलिए जो बच्चे MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते थे, उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन प्लेसमेंट प्रोवाइड की जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैसेज पढ़ने के बाद प्रीति फिर से अपनी तैयारी करने लगी। तभी राइटिंग टेबल के पास आकर कामनी ने प्रीति को अपनी जगह से उठने का इशारा करते हुए कहा, मुझे कुछ देर राइटिंग टेबल पर बैठकर कुछ काम करना है। प्रीति जानती थी कि कामनी से किसी भी तरह की बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए चुपचाप प्रीति राइटिंग टेबल से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और खिड़की का सहारा लेकर स्ट्रीट लाइट से आती हुई रोशनी में वह अपनी किताब पढ़ने लगी। तभी अचानक उसे पीछे से जोर जोर से वीडियो चलने की आवाज आने लगी। कामनी राइटिंग टेबल पर बैठकर अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोज देखने लगी, जिसकी शोर से प्रीति को अपनी तैयारी करने में दिक्कत हो रही थी। कामनी न सिर्फ जोर जोर से वीडियो देख रही थी, बल्कि वीडियो में जब भी कोई फनी बात होती तब कामनी जोर जोर से तालियां बजा बजाकर हंसने लगती। कामनी की ऐसा करने की वजह से प्रीति बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। प्रीति ने 2-3 बार कामनी को रिक्वेस्ट जरूर की थी, मगर कामनी के लिए प्रीति की स्टडी से ज्यादा जरूरी था अपने सोशल मीडिया पर लोगों के मेकअप के डाले हुए वीडियोज को देखना। थोड़ी देर जब कोशिश करने पर भी प्रीति अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाई, तो प्रीति ने अपने बैग से एक बड़ा सा कॉटन निकाला
और उसके 2 हिस्से करके अपने कानों में लगा लिए। उसके बाद अचानक ही कामनी के फोन से आने वाला सुर एकदम से बंद हो गया। कुछ देर में कामनी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। कामनी ने जोर से राइटिंग डेस्क पर अपना हाथ मारते हुए कहा, प्रीति, मैंने तुमसे कहा था ना, सुबह जब तुम उठ जाओ तो मेरा फोन चार्जिंग पर रख दिया करो। एक काम तुमसे होता नहीं है ठीक से। यह कहते हुए अपना फोन गुस्से से बिस्तर पर फेंक कर कामनी बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटे ही कामनी ने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। स्ट्रीट लाइट से आती हुई रोशनी प्रीति की पढ़ाई के लिए काफी नहीं थी, इसलिए प्रीति ने रिक्वेस्ट करते हुए कामनी से कहा, अभी मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। पेशेंट को लगी चोट की वजह से होने वाले इंटरनल नर्वस डैमेज के बारे में अभी मेरा रिसर्च स्टडी मटेरियल पढ़ना जरूरी है। अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और तुमने अभी से लाइट्स ऑफ कर दी। बिस्तर पर लेटी कामनी ने अपना शरीर मोड़ते हुए मुस्कुराकर प्रीति से कहा, देखो भाई, मैंने तो डॉक्टर सक्सेना से बात कर ली है और वह मुझसे काफी इम्प्रेस भी हो चुके हैं। इंटरव्यू की चिंता उन्हें करनी चाहिए जो अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस ना कर पाए, जैसे कि तुम। करो तुम मेहनत, मैं तो भाई आराम से सोने जाने वाली हूँ। इंटरव्यू से पहले इंसान का फ्रेश होना भी बहुत जरूरी है। फ्रेश रहने के लिए पूरी रात की अच्छी नींद से बेहतर और क्या हो सकता है। कामनी की ऐसी सेल्फिश बातों पर प्रीति को गुस्सा जरूर आ रहा था, मगर प्रीति के लिए इस वक्त अपनी पढ़ाई पूरी करना ज्यादा जरूरी था। इसलिए अपनी किताबें लेकर प्रीति बाथरूम में चली गई और वहाँ पर लाइट ऑन करके प्रीति ने दरवाजा बंद कर लिया। बाथ टब पर बैठकर ही प्रीति ने अपनी आगे की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। कमरे में बेड पर लेटी कामनी बार बार करवट बदल रही थी। कामनी को इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी और इसलिए आज भी उसे नींद नहीं आ रही थी। कामनी ने कुछ देर अपना फोन चार्ज किया और फिर जैसे ही कामनी ने अपना फोन ऑन किया, कामनी के फोन पर कामनी की माँ मनीषा का मैसेज फ्लैश हुआ। मनीषा ने कामनी से पूछा था, कैसी हो बेटा, और वह प्रीति कभी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? कामनी ने रिप्लाई करते हुए लिखा, परेशानी तो बहुत हो रही है मम्मा, पर अब क्या करें। एक बात बताऊं, मैं नहीं चाहती कि प्रीति भी यह एग्जाम पास करे। मेरे दोस्तों में इससे मेरी इमेज खराब होगी। अगर मैं और वह दोनों एग्जाम पास करके एक ही कॉलेज में एडमिशन पाते हैं तो फिर कहीं न कहीं मेरी इसमें बेइज्जती होगी। मनीषा ने इस बात का जवाब लिखते हुए कहा, अरे यह तो बहुत आसान है, तुम एक काम करो, उसकी हॉल टिकट कहीं छुपा दो। ना उसके पास और टिकट होगी और ना ही वह एग्जाम दे पाएगी। हो गया ना तुम्हारा काम एकदम आसान। मनीषा की इस बात का रिप्लाई करते हुए कामनी ने मुस्कुराते हुए इमोजीज की बारिश कर दी। फिर अचानक से वो खड़ी हुई। कामनी ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला, यह चेक करने के लिए कि कहीं प्रीति बाहर तो नहीं आ रही। हालांकि मनाली में हमेशा ही प्रीति को कामनी से कम मार्क्स मिलते थे, मगर कहीं न कहीं कामनी जानती थी कि मौका मिलने पर प्रीति कामनी को टक्कर देकर आगे निकल सकती है। कामनी ने सुबह ही देख लिया था कि रिपोर्ट्स प्रोफेसर के लिस्ट में प्रीति ने भी डॉक्टर सक्सेना का नाम ही भरा था और डॉक्टर सक्सेना अपने हर साल के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट को अपने अंडर मौका देते हैं। तब प्रीति कामनी के लिए एक बड़ी कॉम्पिटिटिव साबित हो सकती थी। जब कामनी को इस बात की तसल्ली हो गई कि प्रीति अपनी पढ़ाई में बिजी थी, तब कामनी ने चुपके से प्रीति की बैग खोली और उसमें से प्रीति का आईडी कार्ड और हॉल टिकट निकाला। हॉल टिकट और आईडी कार्ड चेक करने के बाद कामनी ने दोनों ही चीजें अपने बैग में छुपा दी। होटल के वार्डरोब के निचले ड्रावर में रखने के बाद कामनी बिस्तर पर फिर से लेट गई, मगर इस बार कामनी को इतना सुकून मिला था कि कुछ ही पल में कामनी गहरी नींद में सो गई। लगभग रात के 1 बजे तक कड़ी मेहनत करने के बाद प्रीति ने अपनी तैयारी पूरी की। प्रीति ने अपनी किताबें राइटिंग डेस्क पर रखी और फिर नीचे लगे अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। पूरे दिन की मेहनत और थकान की वजह से प्रीति को कुछ ही पलों में गहरी नींद आ गई। कल के एग्जाम की टेंशन लेकर सोई हुई प्रीति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल सुबह सूरज उसके लिए कौन सी नई मुश्किलें लेकर आने वाला था। सुबह उठने के बाद प्रीति और कामनी तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी निकल गए। यूनिवर्सिटी गेट में इंटर होने के बाद गेट के पास खड़े एक वॉलंटियर ने बताया
कि इंटरव्यू राउंड बिल्डिंग नंबर 2 में होने वाले हैं। यह सुनते ही कामनी और प्रीति दोनों ही बिल्डिंग नंबर 2 के एंट्रेंस के पास जाकर खड़े हो गए। गेट के पास खड़े हुए एक दूसरे वॉलेंटियर ने प्रीति और कामनी को देखकर कहा कि वह लॉन में बने वेटिंग एरिया में बैठकर अपने राउंड का इंतजार करें। कामनी और प्रीति दोनों लॉन में बैठकर अपने अपने नंबर का इंतजार करने लगे। इंतजार कर रहे हर बच्चे के चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी, मगर कामनी बाकी स्टूडेंट्स को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कामनी को लग रहा था जैसे वह उस रेस में दौड़ रही है जिसका रिजल्ट पहले से तय था। चाहे बाकी के स्टूडेंट्स कितना भी दौड़ ले, मगर गोल्ड मेडल तो कामनी को ही मिलने वाला था, यह बात तय थी। कुछ देर के बाद वेटिंग एरिया की सारी चेयर फुल हो गई। जितने बच्चे आकर इंटरव्यू राउंड देने वाले थे, वह सभी बच्चे वॉलेंटियर पर ठीक 15 मिनट पहले पहुंच चुके थे। पहले स्टूडेंट को अंदर बुलाने से पहले वॉलेंटियर ने सारी स्टूडेंट से कहा, डियर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर स्पेशलिस्ट, आप लोग अपना अपना आईडी कार्ड और हॉल टिकट अपने साथ में रखें। जैसे ही आप लोगों को एक के बाद एक अंदर बुलाया जाएगा, आपको हमें अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा और हॉल टिकट हमें सबमिट कर देनी होगी, तभी आपको इंटरव्यू राउंड के लिए अंदर भेजा जाएगा। ये सुनते ही सारे बच्चे ने अपनी आईडी कार्ड और हॉल टिकट अपने हाथ में ले ली। कामनी ने भी अपनी टिकट और अपने हाथ में पकड़ ली। कामनी बाकी बच्चों की नर्वसनेस देखकर मुस्कुराने लगी थी। इंटरव्यू के लिए आए सारे स्टूडेंट्स को अंदर जाकर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना था, जिस बेस पर उनके प्रोफेसर उन्हें आगे के सवाल पूछेंगे और उसके बाद दिए गए जवाब के अनुसार स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। सारे बच्चे अपने इंट्रोडक्शन को रिवाइज कर रहे थे, मगर कामनी प्राउडली अपनी जगह पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक कामनी के ठीक बगल में बैठी हुई प्रीति अपनी जगह से खड़ी होकर कामनी से पूछने लगी, मुझे मेरी हॉल टिकट और आई कार्ड नहीं मिल रही है, क्या तुमने मेरी हॉल टिकट और आई कार्ड देखा है? कामनी ने बिना प्रीति को देखे बिल्कुल ही रूडली प्रीति को जवाब देते हुए कहा, तुम ठीक से अपने बैग में देखो, पता नहीं ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा। सुबह होटल से निकलते वक्त आईडी कार्ड और हॉल टिकट अपने साथ ले तो आई थी ना? कामनी की बात का जवाब देते हुए प्रीति ने कहा, मैंने तो सारी तैयारियां कल रात को ही कर ली थी और ठीक से चेक करने के बाद ही मैंने अपनी बैग पैक की थी, मगर अब मेरी बैग में ही मेरी हॉल टिकट और आईडी कार्ड मुझे कहीं नहीं मिल रही है। यह कहने के बाद प्रीति दोबारा अपनी बैग में अपनी हॉल टिकट ढूंढने लगी। जब कुछ देर ढूंढने के बाद भी प्रीति को अपनी हॉल टिकट नहीं मिली तो प्रीति बहुत ही घबरा गई। टेंशन में प्रीति के हाथ पांव कांपने लगे थे। प्रीति की आंखों से आंसू निकलने वाले थे। प्रीति ने हड़बड़ाकर कामनी से फिर से पूछा, क्या तुमने मेरी हॉल टिकट और आईडी कार्ड होटल रूम में देखा था? इस बार कामनी ने प्रीति पर आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी हॉल टिकट और तुम्हारा आईडी कार्ड मैंने चुरा लिया है। ठीक है, चुरा लिया मैंने, क्या कर लोगी तुम? डरी हुई प्रीति ने रोती हुई आवाज में कामनी से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। मुझे लगता है मेरा आईडी कार्ड और मेरी हॉल टिकट वही होटल में रह गया है। प्लीज तुम मुझे कमरे की चाबी दो, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। कामनी ने बिना किसी आर्गुमेंट के अपने पर्स से कमरे की चाबी निकाली और प्रीति को दे दी। जैसे ही प्रीति के हाथ में कमरे की चाबी आई, प्रीति दौड़कर होटल की ओर जाने लगी। जैसे ही प्रीति होटल के रूम में जाने के लिए निकल पड़ी, कामनी ने अपना पर्स अपने कंधे पर लटकाकर वॉशरूम की ओर चलना शुरू कर दिया। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद कामनी ने अपना मेकअप आईने में देखकर ठीक किया और फिर अपनी पर्स से प्रीति की हॉल टिकट और आईडी कार्ड निकाला। हॉल टिकट और आईडी कार्ड को वही वॉशरूम के डस्टबिन में डंप कर दिए। फिर अपने हाथ से झटकती हुए कामनी ने आईने में देखकर अपने आप को शाबाशी दी। ऐसा करने के बाद कामनी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कामनी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ हो और कामनी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई हो।
कामनी के लिए प्रीति का हॉल टिकट और आईडी कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देना किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर कामनी वेटिंग एरिया में फिर से आकर अपनी जगह पर बैठकर अपने नंबर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद कॉलेज के इंटरनल माइक सिस्टम पर कामनी गुलेरिया का नाम अनाउंस हुआ। मुस्कुराती हुई कामनी अपनी जगह से उठकर बताए गए रूम में चली गई। रूम के अंदर 4 प्रोफेसर इंटरव्यू लेने के लिए मौजूद थे। कामनी को कहीं डॉक्टर सक्सेना नजर नहीं आए। कामनी ने सोचा आखिर डॉक्टर सक्सेना जितने बड़े प्रोफेसर शायद एक इंटरव्यू पैनल लिस्ट का हिस्सा न हो, मगर जरूर डॉक्टर सक्सेना ने सामने बैठे इंटरव्यू पैनल के टीम को जरूर मेरे बारे में बता दिया होगा। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बिना बताए ही कामनी इंटरव्यूअर के सामने चेयर पे जाकर बैठ गई और अपना पर्स डेस्क पर रखकर सबसे देखकर मुस्कुराने लगी। इंटरव्यू पैनल की टीम ने कामनी से पूछा, क्या आपके कोई प्रीफर्ड प्रोफेसर हैं? इस बात का जवाब देते हुए कामनी ने कहा, जी हाँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं किनके अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहती हूँ। वैसे आपके हाथ में जो फॉर्म है उसमें मैंने नाम क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपने पढ़ा हो तो। इंटरव्यूअर कामनी के जवाब को सुनकर हैरान हो गए। कामनी ने अपनी फॉर्म में डॉक्टर सक्सेना का नाम मेंशन किया था। इससे पहले कि इंटरव्यूअर कामनी को डॉक्टर सक्सेना को चुनने की वजह पूछ पाते, कामनी ने पूछ लिया, अब आप पूछेंगे कि मैंने डॉक्टर सक्सेना को क्यों चुना, तो मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ही इज द बेस्ट। और हाँ, आपको यह भी बता दूं कि मेरी उनसे बात हो चुकी है। कामनी के कॉन्फिडेंस को देखकर इंटरव्यू पैनल पर बैठे सारे प्रोफेसर हैरान हो गए थे। एक के बाद एक इंटरव्यूअर्स ने कामनी की सवाल करना शुरू किया। सारे जवाब देकर कामनी इंटरव्यू रूम से बाहर निकल गई। मुस्कुराती हुई कामनी जैसे ही बाहर निकली, उसने देखा कि प्रीति एक वॉलंटियर के आगे गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज मुझे यह इंटरव्यू देने दीजिए। पता नहीं कैसे मेरे हॉल टिकट और मेरा आईडी कार्ड कहीं मिसप्लेस हो गए हैं। मुझे अंदर जाने दीजिए। वॉलंटियर ने प्रीति से कहा, अगर आपने अपनी एडमिशन हॉल टिकट घुमा दी होती तब तो मैं आपका आईडी कार्ड लेकर यहीं से एक नई प्रिंट बना देता, मगर आपके पास दोनों मौजूद नहीं है। इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। रोती हुई प्रीति ने वॉलंटियर से कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, कोई तो रास्ता होगा। मुझे किसी भी तरह इंटरव्यू देना है, यह मेरे कैरियर का सवाल है। प्रीति को शांत करते हुए वॉलंटियर ने कहा, आप निराश मत होइए, आप अगले साल ट्राई कीजिए। इस साल में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वॉलंटियर का यह जवाब सुनते ही प्रीति का रोना अब ज्यादा बढ़ गया था। रोती हुई प्रीति ने वॉलंटियर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए प्लीज, अगर ऐसा हुआ तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपनी हॉल टिकट और आईडी कार्ड कल शाम को अपनी बैग में रखी थी संभाल कर, पता नहीं आज कैसे मिस हो गई। प्लीज मुझे इंटरव्यू देने दीजिए। देखिए, मैं मनाली से यहाँ आई हूँ, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की है। प्लीज यह मौका मुझसे मत छीनिए। अगर आप कहें तो मैं आपकी हायर अथॉरिटी से बात कर सकती हूँ। अगर आप चाहे तो इंटरव्यू दे देने के बाद मैं किसी भी तरह आपको अपना आईडी कार्ड उसका डुप्लीकेट प्रेजेंट कर दूंगी। बस मुझे यह इंटरव्यू दे देना दीजिए। प्रीति के इतना गिड़गिड़ाने पर यूनिवर्सिटी का वॉलंटियर कुछ सोच में पड़ गया। वॉलंटियर का भी दिल पिघलने लगा था। उसने सोचा कि वह अपनी हायर अथॉरिटी से बात करके प्रीति की कुछ मदद कर दे, मगर जैसे ही पास खड़ी कामनी ने उस वॉलंटियर को पिघलते हुए देखा, वह तुरंत ही प्रीति के पास आ गई और कहने लगी, क्या हुआ प्रीति, तुम्हें इस तरह यहाँ तमाशा क्यों कर रही हो? हॉल टिकट और आईडी कार्ड संभालना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर तुमने वह दोनों घुमा दिए हैं तो इसमें भला यूनिवर्सिटी का क्या कसूर है? यह तो तुम्हारे लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि एक डॉक्टर का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसे बहुत ही पंक्चुअल और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। कल को अगर तुम्हें ऑपरेशन करना हो और तुम ऑपरेशन टेबल पर पहुंचने के बाद
अपनी स्केपुलर भूल जाओ या फिर कोई ऐसी चीज ऑपरेशन करते वक्त भूल जाओ जिससे पेशेंट की जान को खतरा बन सकता है, तब क्या होगा? यही सारी चीजें तो अंदर प्रोफेसर बैठकर नोटिस करते हैं। प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट में इस साल अगर तुम बिना हॉल टिकट और आईडी कार्ड के अंदर चली भी गई तो तुम्हारा इंटरव्यू राउंड में फेल होना तो पक्का है। कामनी की बात में लॉजिक जरूर था और इसीलिए यूनिवर्सिटी के वॉलेंटियर ने फिर से अपना विचार बदलते हुए प्रीति से कहा, जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये अगले साल दोबारा कोशिश कीजिए, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं सॉरी। इससे पहले कि प्रीति उसके सामने कुछ और कहे, कामनी ने प्रीति का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचकर ले जाने लगी। कामनी ने प्रीति को बाहर ले जाते हुए कहा, अब यहाँ और तमाशा मत करो, बाकी सब स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने दो, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती हो रही है। आखिर मुझे अब कुछ साल इसी कॉलेज के कैंपस में गुजारने हैं और तुम तो दिल्ली के लड़कों को जानती हो, किसी ने यहाँ पर अगर तुम्हारे तमाशी को नोटिस कर लिया तो जब तक मैं यहाँ पर अपनी डिग्री पूरी नहीं करती तब तक मेरे नाक में दम करके रखेंगे। जैसे ही रोती हुई प्रीति को कामनी खींचकर बिल्डिंग के बाहर ले गई, प्रीति ने देखा कि अनिका की गाड़ी बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ी थी। अनिका अपनी कार का सहारा लेकर अपने दोनों पांव क्रॉस करके फोन पर किसी के साथ कोई इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। ब्लैक गाड़ी, ब्लैक जूते, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक सन ग्लासेज पहने अनिका किसी फिल्म की हीरोइन की तरह पोज देकर यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी फोन पर बात कर रही थी। जाने अनजाने वाले स्टूडेंट्स अचानक ही अनिका को देखकर रुक जा रहे थे। लड़कियां यह देखकर हैरान हो जाती कि आखिर कोई इतनी सिंपल सी लड़की सिंपल ड्रेस में इतनी स्टाइलिस्ट कैसे लग सकती थी, और लड़के यह देखकर रुक जाते कि काश यह लड़की उसी की क्लास की कोई नई एडमिशन हो। मगर उन स्टूडेंट्स में कोई यह बात नहीं जानना चाहता था कि जिस लड़की को वह एक प्रोफेसर समझ रहे थे वह दरअसल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, जिसे कॉलेज के पैनल पर लाने के लिए यूनिवर्सिटी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी। अनिका को देखकर रोती हुई प्रीति ने जोर से अनिका को आवाज लगाई। जानी पहचानी सी आवाज को सुनकर अनिका ने जब अपनी नजर उठाकर देखा तो प्रीति ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होकर अनिका की तरफ अपना हाथ हिला रही थी। अनिका ने फिर से अपने फोन में देखा और एक मैसेज टाइप करने के बाद अनिका अपने फोन पर सेंड बटन को टैप किया। फिर फोन को अपनी जेब में रखकर अनिका ने फिर से प्रीति की ओर देखकर अपना एक हाथ हवा में उठाकर प्रीति को इशारा किया और अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अनिका तेजी से चलकर प्रीति की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका को अपने पास आते हुए देख प्रीति भी दौड़कर अनिका की तरफ आने लगी। जैसे ही अनिका और प्रीति बीच रास्ते में मिले, प्रीति का रोना ज्यादा बढ़ गया। अटकती हुई आवाज में प्रीति ने अनिका से कहा, दीदी मेरी हॉल टिकट और आईडी कार्ड दोनों घूम गए हैं और अब मुझे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। अनिका को देखकर प्रीति को ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ में खोए हुए बच्चे को अपने माँ बाप वापस मिल गया हो। अनिका के आने से प्रीति का रोना बढ़ गया था। दरअसल आज अनिका की यूनिवर्सिटी कैंपस में इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता था कि आज पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों का इंटरव्यू राउंड था और वह देखना चाहती थी कि प्रीति का इंटरव्यू स्मूथली हो गया था या नहीं। अनिका के कंधे पर सर रखकर प्रीति जोर जोर से रोने लगी। दिल्ली आने से पहले ज्योति बुआ ने प्रीति से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अनिका को किसी भी बात के लिए तकलीफ न दे। प्रीति भी ऐसी लड़की नहीं थी कि बेवजह अपनी दीदी को किसी बात के लिए परेशान करे, मगर आज जो कुछ भी हुआ था वह प्रीति के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। एक साल बिगड़ने का ख्याल बार बार प्रीति के दिमाग में घूम रहा था। इससे प्रीति का मोरल टूट गया था। प्रीति के टूटे हुए सपने आंसू बनकर उसकी आंखों में बहने लगे थे। अचानक ही अंधेरी रात में अनिका रोशनी बनकर प्रीति के सामने आई थी। प्रीति यह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रीति किसी भी तरह अनिका की मदद लेकर वह इंटरव्यू राउंड में बैठना चाहती थी।
मगर इससे पहले कि अपने मुंह से प्रीति अपनी दीदी को मल्होत्रा हाउस की सिफारिश करने की रिक्वेस्ट करती, अनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और प्रीति से कहा, चलो मेरे साथ। डरी और सहमी हुई प्रीति रोती हुई आवाज में अनिका से कहने लगी, दीदी आप क्या कर रही हो? क्या आप मुझे पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हो? अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वहाँ के वॉलंटियर्स ने मुझे देख लिया है और बिना हॉल टिकट के और आईडी के वह मुझे इंटरव्यू में बैठने के लिए अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि मैं पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आज अनिका जल्दी उठकर खास प्रीति के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी सुबह सुबह आ पहुंची थी, जिसकी वजह से अनिका की नींद पूरी नहीं हुई थी और बार बार रो रही प्रीति को इस तरह बात करते हुए सुनकर अनिका को प्रीति के सिंपैथी से ज्यादा प्रीति के इस तरह के बर्ताव पर गुस्सा आ रहा था। इसलिए बिना प्रीति को जवाब दिए प्रीति का हाथ पकड़कर अनिका आगे चलने लगी। जिस बिल्डिंग में स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जा रहा था, उस बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पहुंचकर अनिका ने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन पर किसी का नंबर ढूंढने लगी। तभी अनिका के पीछे चल रही प्रीति ने डरी हुई आवाज में अनिका से कहा, दीदी प्लीज ऐसा मत करना। इतनी छोटी सी बात के लिए डॉक्टर सक्सेना को परेशान मत करना। हो सकता है उन्हें इस बात का बुरा लग जाए और मेरे लिए इंटरव्यू पास करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। इससे अच्छा तो यह होगा कि अगर तुम मल्होत्रा परिवार की मदद से अगर मुझे किसी तरह इंटरव्यू में बैठने की इजाजत दिलवा दो तो मेरे लिए काफी होगा। बिल्डिंग के गेट पर पहुंचते ही वॉलंटियर ने प्रीति को पहचान लिया और अनिका और प्रीति का रास्ता रोकते हुए वॉलंटियर ने प्रीति की आईडी और हॉल टिकट की डिमांड की। अनिका ने अपनी फोन स्क्रीन पर वॉलंटियर को दिखाया। फोन स्क्रीन पर थोड़ी देर कुछ पढ़ने के बाद वॉलंटियर के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। जो वॉलंटियर अभी अभी थोड़ा गुस्सा में लग रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। उसने अनिका को बड़ी रेस्पेक्टफुली धीमी आवाज में पूछा, मैम आप यहाँ इन पर्सन आई हो? क्या बात है, आप मुझे बता सकती हैं? अनिका ने अपनी नजरें घुमाते हुए फोन फिर से जेब में अंदर रख दिया। अनिका ने अभी अभी उस वॉलंटियर को अपने फोन पर अपना आईडी कार्ड दिखाया था, जिसमें साफ लिखा था अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनरी प्रोफेसर थी। वॉलंटियर यह देखकर चौंक गया था कि जिस पोजीशन पर अपॉइंट किए गए प्रोफेसरों को लाखों रुपए की सैलरी दी जाती थी, वह पोजीशन पर अनिका बिना सैलरी के काम करके यूनिवर्सिटी पर एक तरह से फेवर कर रही थी। इस लिहाज से अनिका की पोजीशन और प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में काफी वजनदार थी। अनिका शायद खुद भी यह बात नहीं जानती थी कि बाकी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के लिए डॉक्टर अमृता की केस स्टडीज और डॉक्टर अमृता के एक्सपीरियंस काफी फेमस थे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के लिए डॉक्टर अमृता किसी लेजेंड से कम नहीं थी। सामने खड़ा वॉलंटियर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में से एक था, इसलिए वह डॉक्टर अमृता को अच्छी तरह से जानता था। उस वॉलंटियर की ओर देखकर अनिका ने कहा, क्या एक EID कार्ड इनकम प्रूफ नहीं होगा कि यह लड़की वही कैंडिडेट है जिसे इंटरव्यू के लिए चुना गया है? अनिका की बात सुनते ही वॉलंटियर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं अभी हायर अथॉरिटी से बात करके आपको बताता हूँ। यह कहने के बाद वो अपने फोन पर किसी के साथ बात करने लगा। पास खड़ी कामनी ने यह सब कुछ देखा, तब उससे रहा नहीं गया और वह तुरंत अनिका के पास आकर उससे पूछने लगी, अभी अभी फोन में तुमने उस वॉलंटियर को क्या दिखाया? कामनी की बातों को इग्नोर करती हुई अनिका ने कहा, कुछ नहीं। कामनी को पता था कि अनिका उसकी बातों का जवाब देने वाली नहीं थी, इसलिए कामनी ने ज्यादा फोर्स करने की कोशिश नहीं की। अनिका को फोर्स करने का नतीजा वह पहले भी अच्छी तरह से देख चुकी थी। कामनी ने सोचा कि वह शायद डॉक्टर सक्सेना का दिया हुआ कोई बिजनेस कार्ड होगा। मल्होत्रा परिवार और डॉक्टर सक्सेना का करीबी रिश्ता हो सकता है। उसी की वजह से वॉलंटियर अनिका की रिस्पेक्ट कर रहा था। लगभग 5 मिनट के बाद वॉलंटियर फिर से अनिका के पास आया और अनिका से कहा, आप इन्हें इंटरव्यू के लिए भेज सकती हैं। यह सुनते ही जैसे प्रीति की जान में जान वापस आ गई थी और पास खड़ी कामनी शौक होकर उस वॉलंटियर को देखने लगी। बिना टाइम वेस्ट किए प्रीति तेजी से बताए गए कमरे की ओर चलने लगी। प्रीति के अंदर जाने के बाद अनिका
स्टूडेंट्स के लिए वेटिंग लॉज में रखी गई एक चेयर पर रिलैक्स करने लगी। जैसे ही अनिका की आंखें नींद की वजह से थोड़ी सी बंद होने लगी, कामिनी ठीक अनिका के बगल में आकर बैठ गई और अनिका से कहने लगी, तुमने इंटरव्यू के लिए उस वॉलंटियर को मना तो लिया है, मगर अंदर जाकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रीति को तुम जानती हो, प्रीति किसी चीज में स्पेशलाइज करना चाहती है, कर्निकल नर्व डैमेज पर सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहती है प्रीति। तुम जानती भी हो इसका मतलब क्या है। छोटी मोटी मेडिकल की 2 किताबें पढ़कर तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। और तुम्हारी ये छोटी बहन प्रीति ठीक तुम्हारी तरह अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लगी है। इस सब्जेक्ट पर दिल्ली में तो क्या, पूरे इंडिया में 2 या 4 डॉक्टर सुपर स्पेशल करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट ऑलरेडी ब्रेन डैमेज की वजह से मरने की हाई रिस्क में होता है, ऐसे केस में हाथ डालने का मतलब यही होता है जैसे हारे हुए घोड़े पर तुम रेस में पैसे लगाओ। यहाँ तक कि डॉक्टर सक्सेना ने भी जब इस सब्जेक्ट पर पेपर और थीसिस लिखने की कोशिश की थी, मगर उसकी थीसिस पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि लोग जिस चीज से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी यह छोटी बहन प्रीति उसी चीज की तरफ भाग रही है। दरअसल कामिनी के मुंह से यह सब बातें सुनकर कहीं न कहीं अनिका को अपनी छोटी बहन प्रीति पर प्राउड फीलिंग होने लगा था। अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि नन्ही सी प्रीति ने इस सब्जेक्ट में रिसर्च करने की बात सोच रही है। अनिका को पता था कि प्रीति पढ़ाई में पहले से अच्छी थी, मगर प्रीति का फोकस इतना क्लियर हो सकता है, यह अनिका ने स्पोकन प्रीति से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कामिनी की बात सुनने के बाद अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। कुछ ही देर बाद बिल्डिंग की मेन एग्जिट से प्रीति बाहर आती हुई नजर आई। इंटरव्यू के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा था। लगभग 10 मिनट में प्रीति इंटरव्यू हॉल से बाहर आ गई थी। प्रीति के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका इंटरव्यू कुछ अच्छा नहीं गया था। आईडी और हॉल टिकट गुम हो जाने के बाद प्रीति बहुत पैनिक हो गई थी। नर्वसनेस में प्रीति ने एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जो भी आंसर दिया था, वह प्रीति के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं था। प्रीति के हिसाब से उसने जो तैयारी की थी, वह इंटरव्यू राउंड में कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। प्रीति की उतरी हुई शक्ल देखकर कामिनी के चेहरे की मुस्कान आ गई। अभी प्रीति और कामिनी अनिका के पास पहुंची ही थी कि कामिनी जोर जोर से प्रीति से कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें यह इंटरव्यू अटेंड मत करो, मगर तुम मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा। प्रीति ने अपनी नजर उठाकर कामिनी की ओर देखा, तब कि नहीं वो वेटिंग एरिया में अपनी अनिका के पास जाकर बैठ गई। अनिका प्रीति को लगातार देख रही थी। प्रीति को थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद अनिका ने सोचा कि प्रीति को इस वक्त कोई सवाल पूछना ठीक नहीं होगा। इंटरव्यू राउंड के बाद कुछ ही देर में रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते थे और इसलिए सारे बच्चे इंटरव्यू देने के बाद वेटिंग एरिया में आकर रिजल्ट का इंतजार करने लगे थे। अनिका के लिए रिजल्ट अनाउंस होने तक वहां रुकना बहुत ही बोरिंग प्रोसेस था, इसलिए अनिका ने अपनी जगह से उठते हुए प्रीति से कहा, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। प्रीति ने बिना अनिका को देखे बस अपना सर हाँ में हिला दिया। अनिका के जाने के बाद कामिनी ने प्रीति से कहा, अब जाओ, जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। वैसे भी तुम तो इस इंटरव्यू में पास होने से रही, तो तुम्हें टेंशन थोड़ी कम ही होगी, और मुझे इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे पता है कि मुझे एडमिशन मिलने वाला है। आखिर मेरा इंटरव्यू तो डॉक्टर सक्सेना के साथ पहले ही हो चुका था। डॉक्टर सक्सेना का नाम सुनते ही आसपास बैठे स्टूडेंट्स भी अब कामिनी की ओर देखने लगे थे। अचानक ही कामिनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। हमेशा की तरह कामिनी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत पसंद आ रहा था और इसलिए कामिनी भी अब अपना मुंह चढ़ाते हुए थोड़ा इतराकर अपनी एक टांग पर टांग चढ़ाकर चेयर पर बैठ गई। प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच पहले ही इंटरेक्शन होना और पहले ही स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो जाना कोई गलत बात नहीं थी। यह पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज में बहुत ही आम बात थी। इनफैक्ट लोग इस तरह के स्टूडेंट्स को ज्यादा इज्जत से देखते थे, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह था कि कामिनी पहले से डॉक्टर सक्सेना जैसे बड़े प्रोफेसर को जानती थी, और डॉक्टर सक्सेना अगर किसी स्टूडेंट को पहले से जानते हैं, इसका मतलब साफ था कि स्टूडेंट में जरूर कुछ बात होगी।
लोग ऐसे स्टूडेंट के साथ ज्यादा दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बड़े डॉक्टरों को दोस्ती उन्हें बहुत काम आ सकती थी। इंतजार करते करते 3 से 4 घंटे बीत गए। सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू राउंड खत्म हो गया था। तभी वॉलंटियर ने आकर बाहर सबके सामने अनाउंस किया कि लगभग आधे घंटे के अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स का इंटरव्यू प्रोसीजर खत्म होने के बाद एग्जामिनर सारे कैंडिडेट्स की एक रिपोर्ट तैयार करते थे। एक दूसरे की सलाह मशवरा करने के बाद वोट टॉप कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाते थे। वह लिस्ट कैंडिडेट के द्वारा सिलेक्ट किए हुए प्रोफेसर को भेजी जाती थी और फिर प्रोफेसर के साथ कंसल्ट करने के बाद जिन कैंडिडेट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिलता, उनका नाम डिक्लेयर कर दिया जाता। क्योंकि यह देश की सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की रिप्यूटेशन का सवाल था, यह सारी प्रोसीजर बहुत ही प्रिसियसली और एक्यूरेटली फॉलो की जाती। कोई एक प्रोफेसर अपने अकेले की राय से किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकता था। यह हर एग्जामिनर की और स्टूडेंट द्वारा सिलेक्ट किए गए प्रोफेसर के बीच चर्चा करने के बाद ही फैसला लिया जाता था। जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया जाता, उनके ऑब्टेन्ड प्रोफेसर द्वारा उन कैंडिडेट्स को सेकेंड चॉइस प्रोफेसर के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ऑफर दी जाती थी। डॉक्टर शालिनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे नई प्रोफेसर थी और इसलिए वह भी उन 4 एग्जामिनर में से एक थी। डॉक्टर शालिनी इंटरव्यू राउंड्स के बीच में जब वॉशरूम जा रही थी, तब डॉक्टर शालिनी ने अनिका को कामनी और प्रीति के साथ बात करते देख लिया था। तब तक कामनी का इंटरव्यू ऑलरेडी खत्म हो चुका था, मगर प्रीति का इंटरव्यू अभी बाकी था। प्रीति को अपने सामने देखकर डॉक्टर शालिनी ने बाकी कैंडिडेट से कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था और शायद इसीलिए प्रीति के जवाब प्रीति के हिसाब से सही नहीं थे। मगर प्रीति ने जिन रिसर्च टॉपिक को चूज किया था, उस पर जब प्रीति ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन चारों एग्जामिनर के सामने दिया, तो डॉक्टर शालिनी को छोड़कर बाकी तीनों एग्जामिनर प्रीति के इंट्रोडक्शन से काफी खुश थे। प्रीति के इंटरव्यू हॉल से बाहर जाने के बाद चारों एग्जामिनर की प्रीति के लिए अलग अलग ओपिनियन थी। चारों की प्रीति के सिलेक्शन को लेकर अलग अलग राय थी। एक एग्जामिनर ने कहा, हालांकि इस कैंडिडेट का रिसर्च टॉपिक काफी अनपॉपुलर है, उसके रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट अच्छे हैं और इसी वजह से वह अपनी छोटी मोटी गलतियों को सुधार सकती है और हम इस कैंडिडेट से बात करके उसके चूज किए गए टॉपिक के शॉर्ट कमिंग्स उसे बताकर उसे टॉपिक बदलने को भी कह सकते हैं। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा था। इस बात पर डॉक्टर शालिनी ने कहा, एक सर्जन को अपने डिसीजंस को लेकर हमेशा से श्योर होना चाहिए और फिर हमें देखा है कि इस लड़की ने अपना आईडी कार्ड और एडमिशन टिकट भी गुमा दिया था और फिर ऐसे टॉपिक की चॉइस करना। आप लोगों ने यह भी देखा कि आंसर देते वक्त भी वह श्योर नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह प्रिपेयर होकर नहीं आई थी। ठीक है कि वह पैनिक हो गई थी, मगर एक बेहतरीन सर्जन होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है, वह होती है अपने आप पर और अपने इमोशंस पर काबू रखना। अगर छोटी छोटी बातों पर सर्जन पैनिक होने लगे, तो फिर ऑपरेटिंग टेबल पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे पेशेंट का ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे। फिर एक टीचर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है आपके ख्याल मेरे ख्याल से बिल्कुल विपरीत है। इतना पैनिक होने के बावजूद उस लड़की ने इंटरव्यू में पूछे गए हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की, अपने थॉट्स को हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से पेश किया और आपने उस लड़की को जो सवाल पूछे थे, वह उस लड़की जैसे स्टूडेंट के लेवल से काफी ऊपर के सवाल थे, मगर फिर भी बिना रुके उसने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। चौथे टीचर ने एक एग्जामिनर की बात से हामी भरते हुए कहा, हाँ, जहाँ तक मैं डॉक्टर सक्सेना को जानती हूँ, डॉक्टर सक्सेना को ऐसे कैंडिडेट बहुत पसंद आएंगे जिनमें कुछ अलग करने की चाहत और चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। जब डॉक्टर शालिनी ने देखा कि तीनों एग्जामिनर प्रीति के फेवर में बोलने लगे थे, तब अपनी नजरें झुकाकर डॉक्टर शालिनी ने प्रीति की रिपोर्ट शीट पर पास का थप्पा लगा दिया। जिस लोगों ने इंटरव्यू राउंड पास किया था,
यह जरूरी नहीं था कि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाता। इंटरव्यू प्रोसेस खत्म होने के बाद डॉक्टर सालनी के हाथ में था कि वह सारी फाइल डॉक्टर सक्सेना तक पहुंचाए। उन स्टूडेंट्स की फाइल जिन्हें डॉक्टर सक्सेना के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। कामनी की रिपोर्ट शीट पहले ही डॉक्टर सक्सेना को भिजवा दी गई थी। जब सालिनी फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर सक्सेना को सबमिट करने पहुंची, तब डॉक्टर सक्सेना ने डॉक्टर सालिनी से पूछा, क्या और कोई कैंडिडेट है जिसने मेरे अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एप्लीकेशन भेजी है? कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर सालिनी ने डॉक्टर सक्सेना से कहा, नहीं, और कोई नहीं है। यह कहते हुए डॉक्टर सालिनी ने प्रीति की रिपोर्ट अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल के अंदर छुपा दी और डॉक्टर सक्सेना से कहा, नहीं डॉक्टर, और कोई कैंडिडेट बाकी नहीं है। यह सुनते ही डॉक्टर सक्सेना ने अपने चश्मे उतारे। कुछ देर अपने आप में कुछ बोलने के बाद उन्होंने डॉक्टर सालिनी को एक लिस्ट थमाते हुए कहा, इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम है जिन्हें मैंने रिजेक्ट कर दिया है। अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से फाइनल 5 की ही लिस्ट तैयार करके भिजवा दो। सालिनी ने देखा कि रिजेक्ट स्टूडेंट की लिस्ट में कामनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। डॉक्टर सक्सेना की केबिन से निकलने के बाद डॉक्टर सालिनी प्रीति और कामनी दोनों की रिपोर्ट को एक साथ जांचने लगी। फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए डॉक्टर सालिनी ने प्रीति का फॉर्म ऑफिस के पास रखे एक डस्टबिन में डाल दिया और कामनी का एप्लीकेशन फॉर्म अपनी फाइल में रख दिया। वहां अनिका अपनी नींद पूरी करके फिर से मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आ गई थी। प्रीति के पास पहुंचकर अनिका ने उससे पूछा, क्या हुआ, फाइनल स्टूडेंट की अनाउंसमेंट हो गई? प्रीति, जिसका मूड अभी भी बिल्कुल उतरा हुआ था, उसने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, नहीं दीदी, पर उन्होंने कहा है बस अब कुछ ही देर में रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। प्रीति के ठीक बगल में बैठी हुई कामनी के हाथ में एक बड़ा सा पॉपकॉर्न का टब था। कामनी अपने मोबाइल पर मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न के मजे उठा रही थी। कामनी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वह भी वहां उसी मकसद से बैठी थी जिस मकसद से बाकी के तकरीब 50 से ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे। हर एक स्टूडेंट के चेहरे पर टेंशन था, जबकि कामनी बड़े मजे से फिल्म एंजॉय कर रही थी। कुछ ही देर में एक वॉलंटियर बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस से बाहर आया और पास ही बने एक पोडियम पर जाकर उसने माइक पर अनाउंस किया, इंटरव्यू के रिजल्ट आ चुके हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुई, सारे स्टूडेंट पोडियम के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। किसी ने अपने हाथ में अपने माँ बाप की तस्वीर पकड़ रखी थी, तो किसी ने अपनी उंगलियां क्रॉस की हुई थी। कोई ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, तो कोई अपने नाखून चबा रहा था। कामनी पॉपकॉर्न खाती हुई पोडियम के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसके ठीक पीछे प्रीति चेहरे पर घबराहट के साथ पोडियम पर खड़े वॉलंटियर को देखने लगी। वॉलंटियर ने अपने आगे 4 से 5 फाइल सजाकर रखी थी। फिर पहली फाइल से एक सीट निकालकर वॉलंटियर ने कहा, तो डॉक्टर त्रिपाठी के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका इन साल जिन स्टूडेंट्स को मिलने वाला है उनका नाम है इकबाल शेख, समीर कुलकर्णी, प्रतीक मेहता और नंदिनी सिंह। एक कोने से एक लड़के ने जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार किया, तो एक कोने से एक लड़की खुशी के मारे रोने लगी। तभी पोडियम पर खड़े वॉलंटियर ने सारे स्टूडेंट को कंग्रेचुलेशन कहते हुए कहा, अब डॉक्टर सिद्दीकी के अंडर जिन स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करने का मौका मिलने वाला है उनका नाम है पूजा संपत, किशन धावरी, संजय मिश्रा, सुहासिनी शानबाग। इसी तरह एक के बाद एक प्रोफेसर और उन्होंने सिलेक्ट किए हुए स्टूडेंट के नाम वॉलंटियर डिक्लेयर करता गया। लगभग 45 बच्चों का नाम डिक्लेयर होने के बाद वॉलंटियर ने आखिरी लिस्ट निकाली, जिनमें उन बच्चों का नाम था जिन्हें इस साल डॉक्टर सक्सेना ने अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया था। जैसे ही वॉलंटियर ने डॉक्टर सक्सेना का नाम माइक पर अनाउंस किया, कामनी ने अपने कानों से ईयरफोन निकाल दिए और अपने हाथ में पकड़ा हुआ पॉपकॉर्न का डिब्बा चेयर पर रख दिया। हाथ झटकते हुए मुस्कुराकर वह अपने नाम का इंतजार करने लगी। प्रीति के चेहरे की घबराहट अब उसके माथे पर पसीना बनकर दिखाई देने लगी थी। प्रीति ने अपनी राइट हैंड की 2 उंगलियां क्रॉस कर रखी थी। अनिका प्रीति की हालत समझ सकती थी,
मगर वह यह भी नहीं जानती थी कि इस वक्त प्रीति को कोई भी दिलासा देना बिल्कुल नाकाम होता। पोडियम पर खड़े वॉलंटियर ने डॉक्टर सक्सेना की सिलेक्टेड स्टूडेंट का नाम लेना शुरू किया। धर्मेंद्र अग्रवाल, प्रवीण पुजरा, रेशमा कुरैशी। अब एक आखिरी नाम अनाउंस होना बाकी था, तो एक बड़ी सी स्माइल देती हुए कामनी ने प्रीति की ओर देखा और एक हाथ से प्रीति की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अफसोस इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तभी वॉलंटियर ने माइक पर 5वां नाम अनाउंस किया, राहुल गुप्ता। यह नाम सुनते ही कामनी के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। नीचे खड़ी कामनी ने भीड़ के बीच से चिल्लाते हुए वॉलंटियर से पूछा, एक्सक्यूज मी, आपसे कोई गलती हो रही है क्या? आपने सारे नाम सही पढ़े हैं या कोई एक नाम आपने कम अनाउंस किया होगा? प्लीज चेक कीजिए। पोडियम पर खड़े वॉलंटियर के लिए स्टूडेंट का ऐसा रिएक्शन बहुत ही आम बात होती थी, इसलिए कामनी को सांत्वना देते हुए वॉलंटियर ने कहा, देखिए, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास लिमिटेड सीट होने की वजह से हमें ना चाहते हुए भी काफी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट करना पड़ता है। मगर आप लोग निराश मत होइए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अगले साल फिर मौका दिया जाएगा। आप सब अगले साल और मेहनत कीजिए और दोबारा कोशिश कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यह कहते हुए वॉलंटियर्स पोडियम से उतरकर फिर से बिल्डिंग के अंदर चला गया। कामनी दौड़कर उसके पीछे गई, मगर बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचने से पहले कुछ लेडी वॉलंटियर्स ने कामनी को रोक लिया। कामनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, आप लोगों से कोई गलतफहमी हो रही है। अरे डॉक्टर सक्सेना से खुद मैंने बात की थी। हेलो। कामनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तभी वह वॉलंटियर जिसने सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए थे, वह बिल्डिंग के पास से बाहर आया और कामनी और बाकी बच्चों से कहने लगा, आई एम सॉरी, अभी सचमुच मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे ही उस वॉलंटियर के मुंह से ये बात निकली, कामनी की जान में जान आ गई और वह सबसे कहने लगी, देखा, मुझे पता था यह कैसे हो सकता है कि मेरा नाम उस लिस्ट में ना हो। चलिए, मगर कोई बात नहीं, इससे पहले कि देर हो जाती, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। थैंक्स गॉड। वॉलंटियर ने सारे स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, इस साल हमारे यूनिवर्सिटी में एक नई प्रोफेसर पैनल में शामिल हुई हैं, डॉक्टर शालिनी। जिन स्टूडेंट को अपने प्रीफरेड प्रोफेसर के अंडर एडमिशन नहीं मिला है, उनमें से कुछ बच्चों को डॉक्टर शालिनी ने अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया है। डॉक्टर शालिनी के सिलेक्टेड कैंडिडेट के 5 नाम में से एक नाम कामिनी गुलेरिया का भी था। सारे नाम अनाउंस करने के वॉलंटियर फिर से बिल्डिंग के अंदर चला गया। कामनी शॉक में खड़ी उस वॉलंटियर को अंदर जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वॉलंटियर की इस बात पर उसे खुश होना चाहिए था या फिर डॉक्टर सक्सेना के रिजेक्शन पर उसे मायूस होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था वह समझ नहीं पा रही थी। तभी उसके कंधे पर प्रीति ने हाथ रखकर कहा, कंग्रेचुलेशन कामिनी, चाहे डॉक्टर शालिनी अभी यूनिवर्सिटी में नहीं है, मगर हर बड़ा प्रोफेसर कभी न कभी छोटा होता है और फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम सिलेक्ट हो गई हो। देखो यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं मेरी तरह जिन्हें तो सिलेक्ट ही नहीं किया गया है। प्रीति का हाथ झटकते हुए कामिनी ने कहा, सिलेक्ट तो मुझे होना ही था, मगर डॉक्टर सक्सेना के अंदर पता नहीं उस बुढ़े ने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। और हाँ, तुम ज्यादा खुश मत होना क्योंकि मेरा सिलेक्शन उनके अंडर नहीं हुआ है, बल्कि यह मत भूलना तुम्हें किसी प्रोफेसर ने सिलेक्ट नहीं किया। और अगर तुम सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी स्टूपिड हो। 60 बच्चों ने यह इंटरव्यू राउंड अपीयर किया था, जिसमें से 50 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। तुम उन 10 लोवेस्ट रैंक बच्चों में से हो जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। अब सोच लो कि अगले साल भी अगर तुम मेहनत करके भी आओगी तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मुझसे जलने से अच्छा होगा कि किसी छोटी मोटी फार्मेसी में नौकरी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कामिनी ने ये बात इतनी दूर से कही थी कि आसपास खड़े सारे बच्चे यह सुनकर प्रीति की ओर दया से देखने लगे।
प्रीति जो जेन्युइनली कामनी को दिलासा देना चाहती थी, कामनी ने उसे उल्टा उस सबके सामने उसे ही बेइज्जत कर दिया था। प्रीति के लिए अचानक ही पूरी सिचुएशन बहुत ही एम्ब्रेसिंग बन चुकी थी। थोड़ी दूर खड़ी अनिका ने कामनी की सारी बातें सुनी। इस बार कामनी को एक करारा जवाब देने की जगह अनिका ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और फोन में कुछ टाइप करके उसने फोन दोबारा जेब में रख दिया। कामनी और सिलेक्टेड किए हुए बाकी के स्टूडेंट्स गेट पर खड़े होकर वॉलंटियर्स से अपनी आगे की प्रोसीजर के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी अचानक फिर से वही वॉलंटियर वापस बाहर आया जिसने सिलेक्टेड बच्चों का नाम अनाउंस किया था। इंटरनल माइक सिस्टम पर अनाउंस करते हुए उस वॉलंटियर ने कहा, पता नहीं आज क्या हो गया है, मगर एक और नाम लिस्ट में अनाउंस नहीं हुआ था। एक कैंडिडेट और हैं जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है। वॉलंटियर की यह बात सुनकर न सिर्फ बाकी बच्चे बल्कि खुद डॉक्टर शालिनी भी शॉक हो गई थी। सारे प्रोफेसर ने जिन जिन बच्चों को सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों की लिस्ट डॉक्टर शालिनी के पास थी और सारे बच्चे इस वक्त उनकी नजर के सामने ही खड़े थे। फिर यह कौन सा नाम था जो लिस्ट में से चूक गया था, यह बात खुद डॉक्टर शालिनी भी नहीं समझ पा रही थी। तभी वॉलंटियर ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए माइक पर अनाउंस किया, इस बार डॉक्टर अमृता ने एक कैंडिडेट को अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया है। डॉक्टर अमृता का नाम सुनते ही सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट और कॉलेज के वॉलंटियर्स सरप्राइज हो गए। जैसे ही डॉक्टर अमृता का नाम माइक पर सुनाई दिया, अचानक ही पूरे कॉरिडोर में शांति छा गई और सभी लोग बिना पलके झपकाए बस अनाउंस कर रहे थे, वॉलंटियर को देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट ने चुप्पी तोड़ते हुए अनाउंस कर रहे वॉलंटियर से पूछा, डॉक्टर अमृता ने हम में से किसी को चुना है? कौन है वह खुशनसीब जिसे डॉक्टर अमृता ने चुना है? मेरे ख्याल से वह कोई बहुत स्पेशल स्टूडेंट होगा। उसका नाम क्या है? यह पहली बार था जब डॉक्टर अमृता ने किसी भी स्टूडेंट को अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया था। अनाउंसमेंट सुनने के बाद कामनी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जब कामनी ने देखा कि प्रीति भी अनाउंस कर रहे वॉलंटियर को बड़े ध्यान से देख रही थी, तब कामनी ने प्रीति के सर के पिछले हिस्से से एक चपक लगाते हुए कहा, अरे बुद्धू, तुम क्यों देख रही हो वहाँ पर? तुम्हें पता भी है डॉक्टर अमृता कौन है? अरे जो डॉक्टर लाखों रुपए फीस देने के बाद भी बड़े बड़े VVIPO के ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं देती, वह क्या तुम्हें सिलेक्ट करेंगी? पता नहीं जिस किसी स्टूडेंट को उसने सिलेक्ट किया है, उस स्टूडेंट के खानदान में इतनी बड़ी डॉक्टर को कैसे मनाया होगा। मेरे ख्याल में तो यह जो कोई भी स्टूडेंट है वह बहुत ही ऊपर की पहुंच रखता होगा। जरूर किसी बड़े मिनिस्टर की सिफारिश से यह एडमिशन उसे मिला होगा। जब कामनी ये सारी बातें कर रही थी, तभी उस वॉलंटियर ने नाम अनाउंस किया और उस लक्की और स्पेशल स्टूडेंट का नाम है मिस प्रीति कामरा। प्रीति का नाम कानों पर पड़ते ही कामनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान अभी अभी किसी ने उसके मुंह से खींच ली हो। फटी हुई आंखों से कामनी कभी उस वॉलंटियर को देखती तो कभी प्रीति की ओर। प्रीति को खुद यह यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर अमृता ने उसे एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था। प्रीति हैरानी से मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की ओर देखने लगी। जब लोगों को रियलाइज हुआ कि प्रीति कामरा कामनी के बगल में खड़ी हुई लड़की थी, तो एक के बाद एक सबके सर प्रीति की ओर घूमने लगे। लोग प्रीति को अचानक ही बड़ी इज्जत से मुस्कुराते हुए देखने लगे। सभी स्टूडेंट इशारा करके एक दूसरे का ध्यान प्रीति की ओर खींचने लगे। फिर धीरे धीरे किसी ने स्कैल्प करना शुरू किया और देखते ही देखते कॉरिडोर में खड़े सारे बच्चे प्रीति की ओर देखकर क्लैप करने लगे। डॉक्टर अमृता के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मतलब साफ था कि प्रीति भविष्य की एक बहुत ही रिप्यूटेड सर्जन बनने वाली थी। प्रीति इस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके आसपास जो कुछ भी चल रहा था वह बिल्कुल मैजिकल था। लोगों के कंग्रेचुलेट करने पर प्रीति उन्हें जवाब भी नहीं दे पा रही थी। बस जैसे जैसे लोग प्रीति से हाथ मिलाते गए, प्रीति शौक और सरप्राइज में बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर लोगों से हाथ मिलाती रही। एक लड़की ने प्रीति को कंग्रेचुलेट करते हुए कहा, मुझे लगता है डॉक्टर सक्सेना ने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि डॉक्टर अमृता की तुम पर पहले से नजर थी।
तभी एक लड़के ने प्रीति को विश करते हुए पूछा, मगर यह तो बताओ कि जिस डॉक्टर को एक अपॉइंटमेंट के लिए बड़े से बड़े मिनिस्टर भी महीनों तक धक्के खाते हैं, तुम उस लीजेंडरी डॉक्टर अमृता तक पहुंची कैसे? तुम कैसे जानती हो उन्हें? क्या तुम पहले डॉक्टर अमृता से मिली हो? कैसी लगती हैं वह? क्या डॉक्टर अमृता कभी तुम्हें अपने साथ किसी ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए ले गई हैं? इस तरह के सवाल अलग अलग स्टूडेंट बीच में खड़ी प्रीति को पूछने लगे। प्रीति जो इस वक्त चारों ओर से घिरी हुई थी, वह खुद अब तक शौक में थी। इतनी बड़ी डॉक्टर ने आखिर उससे पहली स्टूडेंट कैसे चुना था? लोग प्रीति से दोस्ती करना चाहते थे ताकि फ्यूचर में प्रीति के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर वह भी डॉक्टर अमृता के साथ कांटेक्ट बना सके। कॉरिडोर में खड़े सारे स्टूडेंट देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के टॉप स्टूडेंट थे और अचानक ही इन स्टूडेंट्स ने अपने आप में प्रीति को अपना हीरो बना लिया था। जो अभी प्रीति 2 मिनट पहले इस बात से मायूस थी कि वह शायद इन सारे बच्चों में सबसे कमजोर स्टूडेंट थी, वह अचानक उन्हीं बच्चों की नजरों में एक स्टार बन चुकी थी। लोग प्रीति से पूछ रहे थे कि वह डॉक्टर अमृता को कैसे जानती थी, मगर सच बात तो यह थी कि प्रीति खुद इस बात से हैरान थी कि डॉक्टर अमृता ने देश भर के इतने बच्चों में से सिर्फ उसे ही क्यों सिलेक्ट किया था। देखते ही देखते प्रीति के आसपास इतने लोग जमा हो गए कि कॉलेज के वॉलंटियर्स ने सिक्योरिटी को बुलाकर लोगों को प्रीति से दूर हटाने को कहा। प्रीति के ठीक पास खड़ी कामनी को स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे धक्का देते हुए पीछे की ओर धकेल दिया था। कामनी को इतना बड़ा झटका जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं लगा था। कामनी भीड़ के बीचों बीच खड़ी प्रीति को देखकर कभी मुस्कुराती तो कभी ताली बजाती, फिर ताली बजाते हुए रुक जाती, फिर मुस्कुराती। कामनी को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ा हो। अपने दांतों के बीच एक उंगली फंसाते हुए कामनी सोचने लगी कि अभी अभी जो बिजली जमीन पर गिरी थी वह आखिर कहां से गिरी थी। डॉक्टर अमृता ने प्रीति को कैसे सिलेक्ट कर लिया था? अपना सर खुजलाती हुए कामनी बस यही बात सोचे जा रही थी। जब कामनी यह सब कुछ सोच रही थी तभी उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, क्या तुम कामनी गुलेरिया हो? जब कामनी ने मुड़कर देखा तो कामनी के ठीक पीछे डॉक्टर शालिनी खड़ी थी। डॉक्टर शालिनी ने मुस्कुराते हुए कामनी से कहा, तो तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे अंडर करोगी? तो अभी से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा टू बी अ गुड स्टूडेंट। एक काम करो, जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें कांटेक्ट करके आगे का प्रोसीजर तुम बताओगी। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जो फॉर्म्स दूंगी वह तुम बाकी कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इस वक्त कामनी को किसी भी तरह प्रीति के पास जाकर उससे यह बात जाननी थी कि उसने कैसे डॉक्टर अमृता को अप्रोच किया था, मगर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे अपनी मेंटर डॉक्टर शालिनी के दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था। रास्ते में डॉक्टर शालिनी ने कामनी से पूछा, यह जो लड़की है प्रीति कामरा, वह तुम्हारी क्या लगती है? अपनी मुट्ठी कचकचाते हुए पीछे चल रही कामनी ने डॉक्टर शालिनी को जवाब दिया, वह मेरी कजिन है। डॉक्टर शालिनी ने यह बात सुनते ही मुस्कुराते हुए पीछे चल रही कामनी को देखा। फिर अपने केबिन के अंदर जाकर उसने कुछ फॉर्म अपने डेस्क पर से उठाए। फॉर्म का एक बंडल कामनी के हाथ में देते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, इसका तो यह मतलब होता है कि तुम उस अनिका गुलेरिया को भी जानती होगी। अनिका का नाम सुनते ही कामनी का इरिटेशन और ज्यादा बढ़ गया। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि जब डॉक्टर सक्सेना के साथ एडमिशन के बारे में उसने फेस टू फेस बात कर ली थी, फिर अचानक ही लिस्ट में से उसका नाम कैसे ड्रॉप हो गया। अपनी आवाज में थोड़ी सी करवाहट के साथ कामनी ने डॉक्टर शालिनी से कहा, वह मेरी बड़ी बहन है। यह सुनकर डॉक्टर शालिनी शॉक हो गई और उसने कामनी से कहा, बड़ी बहन? अनिका तुम्हारी बड़ी बहन है? क्या वह प्रीति की भी बड़ी बहन नहीं है? कामनी को डॉक्टर शालिनी के आईक्यू पर शक होने लगा था। इरिटेट होकर कामनी ने डॉक्टर शालिनी को जवाब दिया, आपने गौर नहीं किया ना? मेरा नाम है कामनी गुलेरिया, मेरी कजिन का नाम है प्रीति कामरा और जिस लड़की की आप बात कर रहे हो उसका नाम है अनिका गुलेरिया। फिर जाहिर है कि वह मेरी बड़ी बहन है।
कामनी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी लो आईक्यू वाली डॉक्टर उसकी मेंटरशिप कैसे कर पाएंगी। कामनी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि डॉक्टर शालिनी उसके किसी काम को नहीं मगर अपने आप को शांत रखते हुए कामनी कुछ सोचने लगी। डॉक्टर शालिनी ने नाराज कामनी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो दरअसल सुबह से इतने इंटरव्यू लिए हैं कि नाम और सरनेम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, मगर जो कोई भी अनिका को प्रीति के साथ देखेगा तो यही अंदाजा लगाता कि वह तुम्हारी नहीं बल्कि प्रीति की बड़ी बहन है। डॉक्टर शालिनी के मुंह से यह बात निकलते हैं डॉक्टर कामिनी ने डॉक्टर शालिनी से पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं मैम? डॉक्टर शालिनी ने बड़े ही आराम से जवाब देते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, जाने दो। इस बात को जिस तरह डॉक्टर शालिनी ने कुछ नहीं कहा था वह सुनकर कामनी को लगा कि जरूर डॉक्टर शालिनी के मन में बहुत कुछ है। कामनी इसी वक्त डॉक्टर शालिनी को दोनों बाजू से जोर से पकड़कर उनके मन की सारी बातें उगलवाना चाहती थी, मगर उसे इस बात का एहसास था कि सामने खड़ी औरत अगले 2 साल के लिए उसकी मेंटर रहने वाली है। इसलिए अपने आप पर काबू पाते हुए कामनी ने डॉक्टर शालिनी से पूछा, देखिए मगर आपके मन में कोई भी बात हो तो खुलकर मुझसे बताइएगा, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। अपनी चेयर पर रिलैक्स होते हुए डॉक्टर शालिनी ने कामनी से कहा, ऐसी कोई बात होगी तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगी। मैं देख रही हूँ कि हम दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल बैठ रहा है, मगर इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी बहन अनिका डॉक्टर अमृता को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानती है? डॉक्टर शालिनी के मुंह से यह बात सुनते ही तुरंत कामनी ने इस बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, यह आपसे किसने कह दिया कि डॉक्टर अमृता को अनिका जानती है? आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कामनी की इस बात पर अपनी चेयर से उठकर आगे आते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, तुमने अभी अभी कहा तुम उसकी बहन हो, तो तुम इतना भी नहीं जानती कि तुम्हारी बहन डॉक्टर अमृता को अच्छी तरह जानती है? यह बात सुनने के बाद कामनी के मुंह से लगभग एक चीख निकल गई। तेज और ऊंची आवाज में कामनी ने डॉक्टर शालिनी से कहा, क्या बात कर रही हैं आप? मेरी बहन अनिका डॉक्टर अमृता को अच्छी तरह जानती हैं, यह बात आप कैसे कह सकती हैं? डॉक्टर शालिनी ने आराम से कामनी को समझाते हुए कहा कि किस तरह उसने रोहित मारवा की दादी माँ के ऑपरेशन के वक्त अनिका को डॉक्टर अमृता के स्टाफ के साथ मिलकर रोहित मारवा की दादी का ऑपरेशन करते हुए देखा था। जब डॉक्टर शालिनी ने स्टाफ के बारे में हॉस्पिटल अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन निकलवाई तब पता चला कि जो स्टाफ स्पेशली बेंगलुरु से रोहित मारवा की दादी के ऑपरेशन के लिए अनिका को असिस्ट करने आए थे वह डॉक्टर अमृता के स्टाफ थे। इसका मतलब साफ था कि वो ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के एडवाइस और इंस्ट्रक्शन पर किया गया था। यह सब बात सुनकर कामनी हैरान रह गई। जिस बहन के साथ उसने इतने साल गुजारे थे उनका यह रूप पहले उसने कभी नहीं देखा था। कामनी जानती थी कि डॉक्टर अमृता मेडिकल फील्ड की एक लीजेंड थी और डॉक्टर अमृता को ज्यादातर मेडिकल फ्रेटरनिटी के लोगों ने देखा तक नहीं था। उनके साथ कांटेक्ट में रहना और उनके गाइडेंस के अंदर उनके स्टाफ के साथ इस तरह से सर्जरी करना, इन सब बातों का मतलब साफ था कि डॉक्टर अमृता के बहुत क्लोज में डॉक्टर अनिका थी। कामनी को अभी डॉक्टर शालिनी की किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर अनिका इतने सालों तक उसी के साथ रही थी, फिर यह कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी क्वालिटी इतने सालों तक उसने छुपाई रखी थी। जब डॉक्टर शालिनी ने देखा कि शायद कामनी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी तो अब डॉक्टर शालिनी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम अपनी बहन के साथ कुछ ज्यादा मिलजुल नहीं रखती हो, तभी तुम्हारी बहन के बारे में शायद इस वक्त तुम्हें ज्यादा मैं तुमसे जानती हूँ। तुम जानती हो तुम इंटरव्यू राउंड में फेल हो चुकी थी। तुम्हें डॉक्टर सक्सेना ने रिजेक्ट किया था, मगर मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी बहन होने के बावजूद उसने ना तो डॉक्टर सक्सेना से तुम्हारी सिफारिश की और न ही डॉक्टर अमृता से। अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट ना किया होता तो तुम इस साल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं बन पाती।
यह बात हमेशा याद रखना। डॉक्टर शालिनी का यह स्टेटमेंट सुनते ही कामनी ने पूछा, मगर इन सब से डॉक्टर सक्सेना का क्या लेना देना? क्या मेरी बहन अनिका की वजह से डॉक्टर सक्सेना ने मुझे रिजेक्ट किया था? कामनी के इस सवाल पर शालिनी चुप रही। वह बस सिंपैथी दिखाते हुए कामनी के पास आई और उसकी पीठ थपथपाने लगी। डॉक्टर शालिनी ने भले ही अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, मगर कामनी ने अंदाजा लगा लिया था कि डॉक्टर शालिनी का जवाब हाँ था। अचानक झटके से अपनी कसी हुई मुट्ठी को कामनी ने जोर से पास की एक अलमारी पर दे मारा। अलमारी के ऊपर रखी हुई कुछ फाइलें जोर से जमीन पर गिर गईं और फिर जोर से कामनी चिल्लाई, अनिका, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए रोती हुई कामनी केबिन से बाहर निकल गई। केबिन से बाहर निकलते ही कामनी ने मनाली में अपने पेरेंट्स को फोन लगाया। मनीषा और गौतम गुलेरिया अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी कार की स्पीकर पर गौतम गुलेरिया ने कामनी का कॉल रिसीव किया। रोती हुई कामनी ने बड़े ही गुस्से में अपने पापा से कहा, पापा, आप जानते हो अनिका ने यहाँ मेरे साथ क्या किया है? उसने मेरा पूरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की है और किसी हद तक वह सक्सेसफुल भी हो गई है। यह कहने के बाद कामनी फूट फूट कर रोने लगी। गौतम गुलेरिया और मनीषा ने एक साथ कामनी से पूछा, अरे तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ, अब बताओ भी। कुछ देर फोन पर सिसकियां लेने के बाद कामनी ने कहा, अनिका ने उस प्रीति को डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलवा दिया है, और तो और उसने डॉक्टर सक्सेना के सिलेक्ट किए हुए स्टूडेंट की लिस्ट में से मेरा नाम हटवा दिया है। एक भली प्रोफेसर ने मेरे साथ यह इनजस्टिस होते हुए देख लिया है और मेरा फ्यूचर बर्बाद ना हो, इसलिए मुझे अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दे दिया। मगर उस अनिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बर्बाद करने के लिए। जैसे ही मनीषा और गौतम ने यह बात सुनी, मनीषा गुस्से से आग बबूला हो गई। मनीषा ने गौतम पर चिल्लाते हुए कहा, यह सारी तुम्हारी गलती है। मैं उसके बचपन से कह रही थी कि यह लड़की एक दिन हमें ऐसा दिन दिखलाएगी जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, और देखो आज उसने अपनी छोटी बहन के साथ क्या किया है। सब तुम्हारी गलती है। कहा था सांप को पालने का नतीजा बहुत बुरा होगा, और आज वह दिन आ गया जिस सांप को पाला था, आज उसी ने तुम्हारी बेटी को डस लिया। कार चला रहे गौतम गुलेरिया ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और जोर से स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, वह एक दिन हमारे साथ ऐसा धोखा करेगी। मगर याद रखना, इस बार मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। पहली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली। अपनी बेटी के साथ की हुई हर ज्यादती का जब तक उससे बदला नहीं मिल जाता, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। इस बार उस किशन मल्होत्रा को अपनी भांजी के किए की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस बात पर मनीषा ने गौतम को ताना मारते हुए कहा, बस तुम हमारे सामने से ही बड़ी बड़ी बातें करते रहो। जब तुम्हारी बड़ी बेटी सामने आ जाती है तब तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। यह मत भूलो कि कामनी भी तुम्हारी बेटी है, और अगर तुम गुस्से में आकर पहली फ्लाइट पकड़कर वहां चले भी गए और सबके सामने अनिका ने इस बार तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, तो पता नहीं जब से उसे अपने वह खोए हुए मामा मामी मिले हैं तब से हमारे साथ वह किस तरह का बर्ताव करती है। गौतम ने भी मनीषा पर अपनी आवाज चढ़ाते हुए कहा, पहचानेगी कैसे नहीं मुझे? बाप हूँ मैं उसका। अगर वह मुझे पहचानने से इनकार करती है तो मैं उसे कोर्ट भी खींच कर ले जा सकता हूँ, और उसके साथ साथ मल्होत्रा खानदान को भी। मुझे अगर पहचानने से इनकार किया तो यह बात उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। ये कहने के बाद गौतम गुलेरिया ने कामनी का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत ही अपने ट्रैवल एजेंट से दिल्ली की एक फ्लाइट टिकट बुक करने को कहा। वहां अनिका को अचानक ही राजलक्ष्मी का कॉल आया। जब अनिका ने फोन उठाया तो दबी हुई आवाज में राजलक्ष्मी ने फोन पर अनिका से कहा, मुझे तुम्हारे भेजे हुए सैंपल के डीएनए रिपोर्ट्स मिल गए हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं। आपके एक कमेंट से आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है।